हेडिंग डालो, अनंत लंबाई के बातें नहीं, सीधे तार, सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मान के चलो हमारे पास एक सीधा तार है, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखवा दी थी आप लोगों को ना। ठीक है, अरे इससे पिछले जो नोट्स करके लिखवाया था, इससे पहले जो नोट्स करके लिखवाया था वो तो लिखवा चुका हूं ना। ठीक है, तो एक हमारे पास सीधा तार है, इसमें क्या है, प्लस चार्ज है हमारे पास चारों तरफ। ठीक है, और ध्यान देना इसमें। ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, याद रखना है कि अगर हमारे पास एक आवेशित चार्ज है, ठीक है, तो हमें जब कभी भी इस तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, हमें निकालनी है इस तार पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो इस तार पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि कोई भी फिगर हो हमारे पास, कोई भी फिगर, मान के चलो हमारे पास, अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये हमारे पास फिगर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल फिगर है। ठीक है, अगर चार्ज मैंने यहां पर रखा हुआ है तो चार्ज कहां पर है, बीच में। ठीक है, और चार्ज जब बीच में होता है तो हम गॉस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर केंद्र पर चार्ज होता है तो फाई विद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, अब ये चार्ज हमारा सेंटर में ना होकर हमने कहा ये चार्ज यहां पर है। ठीक है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम यहां पर एक अपने आप ही कल्पना कर लेंगे ऐसे कि गॉसियन सरफेस अब कहां पर है, मतलब गॉस की जो सरफेस बना दी, इसको बीच में लाने के लिए, अब देखो बीच में हो गया ना, यहां से लेके यहां तक देखो ये बीच में आ गया। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, गॉस के नियम अप्लाई कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे पास है तार। ठीक है, तो तार पे हम लोग क्या मान के चलेंगे कि तार पे जो हम इस पे पृष्ठ लेंगे, पृष्ठ कैसे लेना है, हमें पृष्ठ लेना है बेलनाकार। पृष्ठ कैसा लेना है आपको, बेलनाकार पृष्ठ लेना है। ठीक है, और अगर प्लस चार्ज कहीं पर होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। इसमें भी आपका विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा और इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें जो क्षेत्रफल सदिश निकल सकता है वो कितनी जगह से निकल सकता है, एक तो हो सकता है आपका किस जगह पर, एक हो सकता है आपका इस जगह पर, हो सकता है कि नहीं, इस हिस्से से निकल रहा है तो इधर को निकल गया DA। एक निकल सकता है इस हिस्से से, इस हिस्से में कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और एक निकल सकता है इस हिस्से से, इधर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? बताओ, मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारा चार्ज सेंटर पे ना हो तो हमें एक पृष्ठ मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा पृष्ठ को, और वो कैसे मानना पड़ेगा, एक सेंटर में लाने के लिए, केंद्र में लाने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने इसको मान लिया, ये बीच में आ गया। अब जब ये बीच में आ गया, ऐसे ही ये भी है, ठीक, तो इसके आसपास भी मुझे ऐसी पृष्ठ बनानी पड़ेगी जो कि कैसे हो सके, ये चार्ज जो है, ये जो बीच वाला चार्ज है, ये कहां पर आ सके, आपका सेंटर पे आ सके। तो हमने कौन सी पृष्ठ मान ली, हमने मान ली पृष्ठ बेलनाकार। क्लियर होगी बात? तो बेलनाकार जब पृष्ठ माना है तो प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र इस तरफ और प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र इस तरफ। क्लियर है? यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका विद्युत क्षेत्र, ये जो लाइन है ये विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? और अगर इसमें से ये देखा जाए कि विद्युत फ्लक्स कहां से निकल सकता है, तो वो निकल सकता है इस हिस्से से, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा, ऊपर की तरफ। एक निकल सकता है इधर से, है ना, एक निकल सकता है इधर से, एक निकल सकता है इधर से, एक निकल सकता है यहां से।
तो वो मैंने यहाँ पे आपके पास 3 क्षेत्रफल सदिश बना दिए हैं। क्लियर है? अब इसमें लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लो इस चित्र के बारे में, यहाँ पे लिख लो माना, लिखो जल्दी से फास्ट, माना, और इसकी लंबाई कितनी है, ये L लंबाई का तार है आपके पास। ठीक है, लिखो इसमें, माना अनंत लंबाई का एक सीधा, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार L है, आवेशित तार L है। इस अवस्था में, इस अवस्था में गॉसियन पृष्ठ, आवेशित तार L है। इस अवस्था में गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। इस अवस्था में गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार होगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा। क्लियर है इतनी बात? आगे लिखो नई लाइन से, माना DA, नई लाइन से लिखेंगे, माना DA इस पृष्ठ पर छोटा भाग है, माना DA इस पृष्ठ पर छोटा भाग है। ठीक है, चालक, आगे लिखें, चालक धनावेश होने के कारण, चालक धन आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र के बाहर की ओर आएगा। माना, क्या लिखा आप लोगों ने कि चालक धनावेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आएगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर आएगा। अब देखो भाई यहां पर तुम्हारे पास, अब यहां पर अब कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, हिंदी तो लिखवा दी मैंने आप लोगों को, अब कैलकुलेशन का पार्ट है। कैलकुलेशन में क्या है, अब तुमने लिखा, अब कितने फाई हैं आपके पास, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। ठीक है, तो आपके पास फाई 1 क्या होगा, वही फॉर्मूला आपके पास जो पता है, DA कोस थीटा, और थीटा यहां पर कितना है बेटा देख लो जरा, फर्स्ट के लिए थीटा कितना होगा भाई, ये आपके पास क्षेत्रफल सदिश और ये विद्युत क्षेत्र, तो इसके और इसके बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसके बाद फाई 2 निकाल लो। फाई 2 का फॉर्मूला भी क्या होगा, DA कोस थीटा, और इसमें भी थीटा कितना है, 2 में देखो कहां पर है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे है और यहां पर, और क्षेत्रफल सदिश ऐसे है और विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो फाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा, DA कोस थीटा, और यहां पे थीटा कितना है, इस वाले में थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। देखो आप, ये आपका विद्युत क्षेत्र है और यही क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश भी यही है, विद्युत क्षेत्र भी यही है। मान के चलो ये आपके पास एंगल वाली लाइन होती है ना, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो अगर E भी इधर और DA भी इधर, तो एंगल कितना, 0, और इतना हुआ तो एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, है ना, यहाँ पे जाएगा तो एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ पे अगर सीधा सीधा हो जाता तो 90 हो जाता है। तो जब ये 90 इधर पे है तो एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हो गया। तो एंगल कितना है इसमें, 0 डिग्री है। यहां तक बात समझ में आई? अब हम यहां पे क्या करेंगे, तीनों का निकाल दो, तीनों का कुल फ्लक्स निकाल दो। तो यहां पे आप निकाल सकते हो कुल फ्लक्स
बराबर क्या होगा कि फाई टोटल बराबर कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पे फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इन सब की वैल्यू पुट करो। फाई टोटल जो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, फाई 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही ई डी ए कोस थीटा प्लस, और थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा सीधे सीधे यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो गया। और दूसरा फॉर्मूला ई डी ए कोस, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, प्लस ये भी क्या हो गया ई डी ए कोस 0 डिग्री हो गया। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, तो फाई टोटल जो तुम्हारे पास आएगा भाई, कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो जैसे यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ई डी ए कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, ठीक है। और प्लस यहाँ भी क्या हो गया ई डी ए, और ये भी 0 डिग्री हो गई, आप मतलब 0 हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, प्लस ई डी ए, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहां तो कोई डाउट हो किसी को तो बता दो। यहाँ पे जस्ट मैंने आपके पास सिंपल वैल्यूज पुट करी है, यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास ये होता था ना, ये होता था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, इंटीग्रेशन ई डी कोस। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बता दो, बताओ पक्का। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई कि फाई टोटल जो हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू भी 0 से गुणा होगी तो ये भी क्या हो गया 0, और प्लस ये क्या आ गया आपके पास ई डी ए आ गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को क्या, देख लो भाई, कोई अगर डाउट हो आप लोगों को तो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास जो फाई टोटल निकल रहा है वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ई डी ए आ रहा है ओनली, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो कितना आएगा, जैसे इंटीग्रेशन निकालोगे याद करो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन डी एक्स होगा तो आंसर एक्स आएगा, इंटीग्रेशन डी वाई होगा तो वाई आएगा। अगर यहाँ इंटीग्रेशन, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे डी ए का करना है तो ये ई कहाँ आ गया बाहर, और डी ए रह गया, तो डी ए का क्या आएगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा ए आएगा। तो यानी कि फाई टोटल इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास ई ए आ रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, यहां तक ठीक है। मतलब आपके पास ई फाई कितना आ गया ई ए आ चुका है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर लो, किसकी वैल्यूज पुट करोगे, देखो फाई टोटल इज इक्वल टू में ई, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या है क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल देखो किसका है बेलन का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, यही होता है कि नहीं। मैं यहां लिख देता हूं रीजन, ए कितना है आपके पास 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको यहां पे कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब तुम जानते हो गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या कहता है गॉस का नियम कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, बताया था आपको ये। अब इसमें देखो आपके पास कि अब अगर मैं यहां पर समीकरण 1 से यहां पर वैल्यू पुट कर दूं, समीकरण 1 से फाई की वैल्यू देखो कितनी है, फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास ई 2 पाई आर एल, यही है ना। फाई की वैल्यू इज इक्वल टू में क्या चल रहा है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपको बताया था मैंने रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या बताया था क्यू अपॉन में एल, बताया था कि नहीं यहाँ पर। तो यहां से अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू में लैम्डा एल हो जाएगी, क्लियर है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू में क्यू की वैल्यू कितनी है लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, एल से एल कैंसल हो गया, क्या चीज
हाँ बाकी वैल्यू। अब आप ये देखो ना, इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, यही होता है ना, Q के साथ रैखिक आवेश घनत्व। इसलिए मैंने आपको पहले रैखिक आवेश घनत्व करवा दिया था, रैखिक आवेश घनत्व कराया, पृष्ठ आवेश घनत्व करवाया, और दूसरा क्या, आयतन आवेश घनत्व करवाया। ये चीज करवाई थी मैंने कल की क्लास में, है ना, कल करवाया था ना। तो अब इसमें अनंत लंबाई का तार है, तो कौन सा आवेश घनत्व होगा, रैखिक आवेश घनत्व होगा। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या हो गया, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास क्या हो गया कि E बराबर में क्या बचा, ये 2 पाई आर एल कहां जाएगा, अपॉन में चला जाएगा लैम्डा के, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है हमारा फाइनल डेरिवेशन। ठीक है, और ये हो गया प्रूफ। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो पूछ लो, एक बार दोबारा समझ लो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तो नॉर्मल था। अब यहां पर हमारे पास आ गया फाई टोटल ई डी ए, तो ई आ गया बाहर, डी ए का कर दिया समाकलन। समाकलन आपके पास ऐसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फाई टोटल इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ठीक है, यहां पे वैल्यूज पुट कर दी, ये ए की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, ये होगी, क्योंकि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब गॉस के नियम से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई की वैल्यू समीकरण 1 से देखो क्या है, ये रही। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, ये रही आपके पास, और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्यू को चेंज करना है, तो क्यू कहां से आएगा आपके पास, यहां से, रैखिक आवेश घनत्व से। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एल। अब इस तरफ के एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आपको ई निकालना था। तो ई कहाँ गया आपका, ई तो यहाँ रोक दिया, इसके साथ जो वैल्यू है 2 पाई आर वो कहाँ चलेगी, अपॉन में चलेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का।